हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम विसर्ग संधि के शेष नियमों के बारे में जानेंगे। प्रथम नियम के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि विसर्ग का ओ कैसे बनता है। अब विसर्ग संधि का द्वितीय नियम में हम जानेंगे कि विसर्ग का र कैसे बनता है, अर्थात विसर्ग र में कैसे परिवर्तित होती है। इसका नियम हम पढ़ते हैं। नियम के अनुसार विसर्ग से पहले यदि अ अथवा आ से भिन्न कोई स्वर आए, उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए या फिर किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए अथवा य, र, ल, व इनमें से कोई भी वर्ण यदि आता है तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाती है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। उदाहरण है नीह प्लस धन, नीह प्लस धन, और इन दोनों को मिलकर हमने बनाया यहाँ पर निर्धन। ये देखिए यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के पहले नी में हमें ई की ध्वनि आ रही है। ई वह स्वर है जो अ या आ में नहीं आता। अ या आ से भिन्न स्वर है, यहाँ पर हमें ई की ध्वनि आ रही है और बाद में यहाँ पर ध वर्ण आ रहा है और ये जो ध वर्ण है यह त वर्ग का तृतीय वर्ण है। और इस नियम के अनुसार फिर हमने विसर्ग को र में परिवर्तित किया और जब यह विसर्ग र में परिवर्तित हो गई तो हमने इसको इस तरह से लिखा निर्धन। द्वितीय उदाहरण भी ये ऐसा ही है, नीह प्लस गुण निर्गुण। विसर्ग संधि का तृतीय नियम है विसर्ग का श में परिवर्तित हो जाना। इस नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद च, छ या श इन तीनों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आता है तो यह विसर्ग श में परिवर्तित हो जाती है। इस नियम को उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है नीह प्लस चल। आगे क्या है यहाँ पर विसर्ग। यहाँ पर अन्य कोई शर्त नहीं बताई गई है कि यहाँ पर किसी स्वर का होना आवश्यक है या नहीं, बस विसर्ग के बाद च, छ, श में से किसी वर्ण का आना आवश्यक है। तो नीह प्लस चल, यहाँ पर आगे विसर्ग है और बाद में च वर्ण है, तो इस नियम के अनुसार हमने इस विसर्ग को श में परिवर्तित किया और हम इसको लिखेंगे निश्चल। इसी तरह का अन्य उदाहरण है नीह प्लस छल निश्चल, दूह प्लस शासन दुशासन। विसर्ग संधि का चतुर्थ नियम है विसर्ग का स में परिवर्तित हो जाना। इस नियम के अनुसार है यदि आगे विसर्ग हो और विसर्ग के बाद यदि त या स में से कोई भी एक वर्ण आता है, आगे विसर्ग हो और बाद में त या स में से कोई भी वर्ण आता है तो इस विसर्ग को हम स में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ स के नीचे हलंत लगा हुआ है अर्थात ये आधे स में परिवर्तित होती है विसर्ग। उदाहरण है हमारे सामने नीह प्लस तेज और हमने इसको बनाया निस्तेज। इस नियम के अनुसार आगे विसर्ग है, बाद में त है तो विसर्ग हमने बदली स में, तो हमने इसको इस तरह से लिखा निस्तेज। नीह प्लस संदेह निस्संदेह, आगे विसर्ग है और बाद में स है तो विसर्ग को हमने आधे स में बदला, तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको निस्संदेह। विसर्ग संधि का पांचवा नियम के अनुसार विसर्ग का श में परिवर्तित हो जाना। इस नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो, कौन से दो स्वर बताए गए हैं यहाँ पे, ई या ऊ स्वर हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प या फ में से कोई भी एक वर्ण आता है तो हम विसर्ग को श में परिवर्तित कर देते हैं। श के नीचे हलंत लगा हुआ है यानी कि यह श आधा श कहलाता है। उदाहरण है नीह प्लस काम निष्काम। ये देखिए इस नियम के अनुसार इस उदाहरण में आगे ई स्वर की ध्वनि आ रही है। इस नियम के अनुसार आगे ई या ऊ स्वर का होना आवश्यक है, अन्य स्वर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर नी में हमें ई की ध्वनि आ रही है और बाद में क वर्ण है, तो यहाँ पर विसर्ग को हमने इस आदेश में परिवर्तित किया और हम इस तरह से लिखेंगे निष्काम। इसी तरह से दूह प्लस फल दुष्फल, ये यहाँ पर ऊ स्वर, दूह में ऊ
की ध्वनि आ रही है तो यहाँ ऊ स्वर है और बाद में इस नियम के अनुसार यहाँ पर फ वर्ण आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे दुष्फल। विसर्ग संधि का छठा नियम। इस नियम के अनुसार यदि विसर्ग के आगे र हो, विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पर कहा है यदि विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाती है और उससे पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के पूर्व जो स्वर होता है उसको हम दीर्घ कर देते हैं। जैसे यदि छोटी ई है तो हम उसको बड़ी ई बना देते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, नीह प्लस रोग निरोग। ये यहाँ पर विसर्ग के बाद र आ रहा है तो हम इस विसर्ग को तो हटा देंगे। हटाने के साथ ही जो ये स्वर है नी में ई, ये छोटी ई है, इसको हम दीर्घ कर देंगे तो हम यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और हमारा शब्द बनेगा निरोग। इसी तरह से अन्य उदाहरण है, नीह प्लस रज नीरज, नीह प्लस रस नीरस, नीह प्लस रौ नीरव। विसर्ग संधि का सातवां नियम। इस नियम के अनुसार क, प और फ वर्ण से पूर्व विसर्ग ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अर्थात यदि बाद वाले शब्द में जो प्रथम वर्ण है वो क, प या फ में से कोई वर्ण आता है तो उसके पहले का जो विसर्ग है वह परिवर्तित नहीं होता, वो बदलता नहीं है, वह ज्यों का त्यों बना रहता है, उसे हम ऐसे ही लिखते हैं। उदाहरण है इसका, अंतः प्लस करण। ये देखिए यहाँ पर करण शब्द में प्रथम वर्ण क है जो इस नियम के अनुसार है और क के पहले यहाँ विसर्ग का प्रयोग किया गया है तो हम इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यह ज्यों का त्यों लिखेंगे, अंतः करण। प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अधः प्लस पतन अधः पतन। यह विसर्ग संधि के नियम हैं। थैंक यू।